बीए भाग प्रथम की समस्त छात्रों का स्वागत है। हम लोग राजनीति विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक विचार के अंतर्गत हमने अभी तक मनु और कौटिल्य पढ़ा है। अब हम शुक्र के विचार पढ़ेंगे। अब प्रश्न उठता है कि शुक्र कौन है। मान्यता है कि शुक्र जो है वो शुक्र नीति या शुक्र नीति सार का रचयिता है। इसके दो नाम हैं, एक तो भार्गव है। भार्गव क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये भृगु के पुत्र हैं तथा काव्य के। असुरों के आचार्य हैं शुक्र और ब्रह्मा के नीति शास्त्र का सार। तो इस प्रकार के रचयिता जो हैं वो कौन है? शुक्र। शुक्र नीति सार या शुक्र नीति का रचना काल क्या है, इसमें मतभेद हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये वैदिक काल की रचना है और कुछ कहते हैं कि ईसा के बाद की रचना है। तो रचना काल अभी कोई निश्चित नहीं है। फिर आप बात आती है शुक्र नीति सार की विषय सामग्री। विषय सामग्री क्या है? इसके अंतर्गत 4 अध्याय और 5वां अध्याय खिल नीति है। कुल 5 अध्याय हैं जिसके अंतर्गत 4 अध्याय और 5वां अध्याय। 5वां अध्याय खिल नीति है, जो परंपरा की से प्राप्त अंश उसमें शामिल है खिल नीति में। इस प्रकार शुक्र नीति सार में 2200 श्लोक हैं। श्लोकों के माध्यम से इसमें लिखा गया है, तो इसमें 2200 श्लोक हैं। प्रथम अध्याय जो है वो विद्याओं का है, विभिन्न प्रकार की विद्याएं हैं उसके अंतर्गत। द्वितीय जो अध्याय है उसमें उत्तराधिकार के नियम, राजभृत्य और अधिकारियों के बारे में व्याख्या की गई है। तृतीय जो अध्याय है उसमें सामाजिक प्रकृति का नीति बताई गई है और उसमें उपदेश दिए गए हैं। चौथा जो अध्याय है वह है उसमें 7 उपभागों में ये विभाजित है। इसके अंतर्गत जो 7 उपभाग हैं वो एक प्रकार से हम ये मान लें कि इसमें राजपद के महत्व, कोश, राष्ट्र, न्याय प्रशासन, दुर्ग, सैन्य प्रशासन, इनके बारे में इसमें व्याख्या दी गई है। तो इस प्रकार हम ये देखें तो इसमें यह शुक्र नीति सार मूलतः है राजधर्म का ग्रंथ है, किंतु विषय बहुत बहुआयामी है। इसका दृष्टिकोण सैद्धांतिक होने के स्थान पर व्यावहारिक अधिक है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं तो ये सैद्धांतिक नहीं है, व्यावहारिक है। और बहुत सारी जो मनु और कौटिल्य ने जिन विचारों को छोड़ रखा है, जो क्षेत्र छोड़े हैं, उनको शुक्र ने बहुत विस्तार से इसके अंतर्गत बताया है। तो अब इसके अंतर्गत हम सबसे पहले देखते हैं राजनीतिक विचार। राजनीतिक विचार में हम देखते हैं तो दंड नीति मानी जाती है। तो दंड नीति की श्रेष्ठता बताई गई है। उसमें कहा है कि विद्याओं के 4 मूल विभाग हैं। 4 मूल विभाग हैं। पहला है आन्वीक्षिकी, दूसरा है त्रयी, तीसरा है वार्ता और चौथा है दंड नीति। तो इस प्रकार विद्याओं के अंतर्गत जो 4 विद्याएं हैं और उसमें दंड नीति जो है वो इसके राजनीति शास्त्र का मुख्य आधार है। तो आन्वीक्षिकीय क्या है? आन्वीक्षिकी है तर्कशास्त्र है और आत्मविद्या अर्थात वेदांत, इसके बारे में चर्चा की आन्वीक्षिकी। दूसरा है त्रयी। त्रयी में 14 विद्याएं हैं और इसमें 4 वेद हैं। 14 विद्याएं कौन कौन सी हैं? 4 वेद, 6 वेदांग, 1 मीमांसा, न्याय, पुराण। तो ये कुल मिला के कितने हो गए? 14 हो गए। 4 वेद, 6 वेदांग, 6 और 4 10, 1 मीमांसा 11, न्याय 12 और 13 जो पुराण और 14वां है धर्मशास्त्र। तो इस प्रकार 14 विद्याएं त्रयी में दी गई हैं। वार्ता का मतलब है वाणिज्य। इसके अंतर्गत ब्याज, कृषि, वाणिज्य, गौपालक, ये इसके अंतर्गत आते हैं। दंड नीति के अंतर्गत दंड शक्ति को धर्मपूर्वक पालन करने पर, प्रयोग करने पर विचार दिया गया है, बल दिया गया है। ये इस प्रकार है कि दंड शक्ति जो है वो धर्म के आधार पर ही उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। अब बात आती है कि ये जो राजा है, राजा के लिए इनमें से कोई भी एक विद्या अपने आप में पूर्ण नहीं है। इसके लिए सभी विद्याओं का अपना अपना महत्व है। राजा को निरंतर अनेक शास्त्रों के अध्ययन की आवश्यकता होती है और इसके अंतर्गत जो है दंड नीति या राजनीति का विशिष्ट महत्व है।
तो इस प्रकार दंड नीति पर अधिक बल देने के कारण ही शुक्र नीति सार को दंड नीति प्रधान ग्रंथ भी कहा जाता है। और राजा जो है वो अपने मुख्य कार्य करता है। राजा मुख्य कार्य क्या करता है, जैसे दुष्टों का दमन करना है, प्रजा का पालन करना है, शत्रु राजाओं का मर्दन करना है, अन्य राजाओं से कर प्राप्त करना आदि को केवल दंड नीति के अध्ययन और अनुकरण से ही किया जा सकता है। तो दंड नीति पर अधिक बल दिया गया है। तो ये तो हमने देखे इसके राजनीतिक विचार। अब बात आती है सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था जैसे कि मनु के अंतर्गत हमने पढ़ा, सामाजिक व्यवस्था के दो आधार हैं, एक तो है वर्ण व्यवस्था और दूसरी है आश्रम व्यवस्था। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी शुक्र ने भी सामाजिक व्यवस्था वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था पर आधारित बताई है। वर्ण जिस प्रकार हमने देखा पहले भी अध्ययन कर चुके हैं, जैसे कि 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इसी प्रकार आश्रम व्यवस्था ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम तथा संन्यासाश्रम। तो इस प्रकार हम देखते हैं तो जो 4 वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था पर ये आधारित होते हैं। अब बात आती है कि सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत जो है कुछ राजभृत्यों की और अधिकारियों की नियुक्ति भी होती है, क्योंकि इनको वर्ण व्यवस्था को और आश्रम व्यवस्था को सुचारू संचालित करने के लिए कुछ राजभृत्यों और अधिकारियों की नियुक्ति होती है। उनको नियुक्ति करने के लिए उसका आधार होना चाहिए, वो कर्मशील होने चाहिए और उनके गुणों के आधार पर ही उनकी नियुक्ति की जाए। शुक्र का अगर हम बात करते हैं तो उसने कहा कि आश्रमों की बात अगर हम करते हैं तो इन वर्गों को संन्यास आश्रम के उपयुक्त नहीं समझता, वह केवल ब्राह्मणों के लिए ही ये 4 आश्रम मानता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं तो ये सामाजिक व्यवस्था। फिर अब आते हैं राज्य संबंधी विचार। राज्य संबंधी विचार के अंतर्गत हम देखते हैं तो सबसे पहले है दैवीय उत्पत्ति। दैवीय उत्पत्ति यानी प्राचीन भारतीय परंपरा का अनुकरण करते हुए शुक्र ने राज्य की उत्पत्ति में से दैवीय सिद्धांत को माना है। और उन्होंने कहा है कि जो राजा जो है ब्रह्मा के द्वारा नियुक्त एक प्रजा सेवक है और वह इसी रूप में राजा जो है वह प्रजा से धन प्राप्त करता है। वह दैवीय नियुक्ति के कारण तो इसी दैवीय नियुक्ति है, ब्रह्मा के द्वारा नियुक्ति की गई है, इसीलिए इसको दैवीय सिद्धांत माना है। फिर आता है सप्तांग व सावयव धारणा। जिस प्रकार हम देखते हैं कि मनु और कौटिल्य दोनों ने ही ये बात माना है कि राज्य की जो उत्पत्ति है, राज्य का जो निर्माण है वो 7 अंगों से मिलकर बना है। तो उसी प्रकार शुक्र ने भी सप्तांग राज्य की बात की है और इसमें सप्तांग राज्य में उसने यही कहा है कि इन 7 अंगों में एक सावयवी व्यवस्था भी है। सावयवी है इसका मतलब क्या है कि उसने जो शुक्र ने राज्य के समस्त अंगों को मानव के अंगों से तुलना की है। उसने कहा है कि इसमें इस प्रकार जो राजा जो निर्माणक तत्व हैं वो जैसे राजा है, सबसे पहला जो तत्व है वो है राजा है, सिर के समान है। और इसी प्रकार जो अमात्य है वो नेत्र हैं, सुहृद कर्ण हैं, कोश मुँह, बल मन, दुर्ग भुजाएं, राष्ट्र पैर। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि तो उसको अंगों से, शरीर के अंगों से बात की और इन सब का जो शरीर के जो अंग हैं उसका जो संबंध शरीर से है, उसी प्रकार राज्य के अंगों का भी संबंध राज्य से है। अब है राज्य के कार्यक्षेत्र। राज्य की कार्यक्षेत्र के अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो इसमें बहुत विस्तृत इसने व्याख्या की है। राज्य की जो कार्यक्षेत्र है वो है आंतरिक शांति एवं व्यवस्था बनाए रखना, बाह्य आक्रमणों से रक्षा करना, यातायात के मार्गों का निर्माण करना, विधि एवं न्याय की व्यवस्था करना, अंतर्राज्य संबंधों का संचालन करना। तो इस प्रकार कुछ ऐसे कार्य भी बताए हैं शुक्र ने, जो कि जनहित संवर्धक कार्य यानी लोक कल्याणकारी संबंधी कार्य हो सकते हैं, जैसे चिकित्सालय और धर्मशालाओं का निर्माण करना, कृषि एवं व्यापार की विकास योजनाओं को लागू करना, खानों और जंगलों का विकास व संरक्षण करना आदि। तो ये कुछ कार्य क्षेत्र। फिर आता है राज्यों का वर्गीकरण। राज्यों का वर्गीकरण इसमें विस्तृत वर्ग में इसने राज्यों का वर्गीकरण बहुत विस्तृत किया है। उसने कहा है कि जो व्यवहार में राज्यों का ही वर्गीकरण ही राजा का वर्गीकरण है। उसमें 8 प्रकार के इसने शासकों के पद बताए हैं। 8 प्रकार का वर्गीकरण बताया है: सामंत, मांडलिक, राजा, महाराजा, स्वराट, सम्राट, विराट और सार्वभौम। तो इस प्रकार 8 राज्यों की बात की है। तो ये तो हमने देखे राज्य संबंधी विचार। अब हम देखते हैं राजा से संबंधित विचार। तो राजा संबंधी विचार के अंतर्गत हम सबसे पहले देखते हैं राजा कैसा होना चाहिए। प्रजा सेवक
का मतलब है कि वह प्रजा के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। और दैवीय उत्पत्ति है तो इसीलिए क्या है, राजा जो है वो मनुष्यों का देवता है और राजा के द्वारा जो आदेश दिए गए हैं वह उनको पालना करना आवश्यक है। वह राजा की आलोचना नहीं कर सकते, क्योंकि राजा की आलोचना करने का मतलब है ईश्वर की आलोचना करना। तो इस प्रकार राजा जो है वह, राजा की जो उत्पत्ति है वो जनता की, प्रजा की रक्षा करने के लिए हुआ है। फिर आते हैं राजाओं के प्रकार। राजाओं के प्रकार, राजा शुक्र ने राजा के प्रकार जो हैं 3 प्रकार के बताए हैं। 3 प्रकार के राजा होते हैं। एक तो होता है देवांश राजा। देवांश राजा कौन से होते हैं? जो सात्विक होते हैं और संयमी होते हैं। दूसरे हैं राक्षसांश राजा। ये कैसे होते हैं? जिनकी तामसी प्रवृत्ति होती है, प्रजा को पीड़ा पहुंचाते हैं, अधर्म युक्त आचरण करते हैं, तो ये कौन कहलाते हैं? राक्षसांश राजा। फिर आते हैं मानवांश राजा। मानवांश राजा कौन से होते हैं? जिनकी प्रवृत्ति जो है वो कैसी होती है? राजसी होती है। वो लोभी होते हैं, कपटी होते हैं, कलहप्रिय होते हैं। तो ये कौन से होते हैं? मानवांश राजा, यानी मानव में जो एक प्रकार से गुण पाए जाते हैं, अवगुण पाए जाते हैं। तो ये तो हमने देखे राजाओं के प्रकार। अब हम देखते हैं इसी प्रकार युग निर्माता राजा। युग निर्माता राजा, शुक्र ने राज्य व्यवस्था में राजा को एक केंद्रीय महत्व दिया है, केंद्रीय भूमिका होती है उसकी। और उसने कहा है कि राजा जो है एक युग का निर्माण करता है। जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। प्रजा सदैव राजा के आचरण का अनुकरण करती है। इसीलिए कहावत है कि जैसा राजा वैसी प्रजा। तो राजा को सदैव अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, तभी प्रजा अपने कर्तव्यों का पालन करेगी। फिर आते हैं राजा के कर्तव्य। राजा के कर्तव्य क्या हैं? राजा के कर्तव्य हैं दुष्टों का दमन करना, प्रजा पालन करना, दान देना, राजस्व यदि यज्ञ करना, न्यायपूर्वक कोष एकत्रित करना, अन्य राज्यों से कर लेना, शत्रुओं का मर्दन करना, भूमि से अर्जन करना। तो ये सब क्या हैं? राजा के कर्तव्य हैं। फिर आता है राजा सद्मार्ग पर चले, यानी राजा जो है सद्मार्ग पे चलेगा तभी प्रजा चलेगी। जैसे उसकी शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षा दीक्षा सही प्रकार से होनी चाहिए, दिनचर्या उसकी निश्चित होनी चाहिए, मंत्री परिषद से विचार विमर्श करे और उसके 24 घंटों को उसको अपने पूरा प्रजा के लिए ही वह क्या है उत्तरदायी है प्रजा के लिए। इसीलिए 24 घंटों को उसने 30 मुहूर्तों में बांधा और 30 मुहूर्त जो हैं इसका मतलब है एक मुहूर्त जो है वो किसके बराबर होता है? 48 मिनट के बराबर होता है। अब आता है उत्तराधिकार के अधिनियम। उत्तराधिकार के नियम। उत्तराधिकार में शुक्र ने आनुवंशिक राजतंत्र प्रणाली को मान्यता दी है और उत्तराधिकार के नियम बताए हैं। उन्होंने इस विषय में कहा है पैतृक सिद्धांत, ज्येष्ठता सिद्धांत, शारीरिक पूर्ण सिद्धांत, योग्यता सिद्धांत को मान्यता दी है। पैतृक सिद्धांत यानी राजा का बेटा जो राजा है वह, लेकिन उसके साथ जो राजा के कई पुत्र होते हैं तो उसमें ज्येष्ठ पुत्र होना चाहिए। फिर तीसरा जो सिद्धांत है शारीरिक परिपूर्णता सिद्धांत। इसका मतलब है कि वह शारीरिक रूप से परिपूर्ण होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वह विकलांग हो। दूसरा योग्यता संबंधी, उसमें सभी गुण होने चाहिए, योग्य होना चाहिए। तो इस प्रकार राजा को अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति युवराज के रूप में के पद पर करनी चाहिए। तो इस प्रकार राजा की मृत्यु के बाद ही युवराज को राजपद एवं पूर्ण प्रभुत्व मिलता है। फिर आता है राजा की सुरक्षा एवं पदमुक्ति। राजा की सुरक्षा एवं पदमुक्ति का मतलब है कि दुष्ट राजकुमार का राजा द्वारा वध कर देना चाहिए, क्योंकि राजा की सुरक्षा है। और दुष्ट राजा को पदच्युत भी कर देना चाहिए। पदच्युत करने का अधिकार केवल पुरोहित को है। तो इस प्रकार दायित्व जो है सारा काम किसका है? पुरोहित का है। तो ये तो हमने आज देखे शुक्र के अनुसार राज्य संबंधी विचार। तो अब हम इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शासन या कार्यपालिका। ये अगले वीडियो